3 साल के अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों के तौर पर प्राप्त किए गए धन को मैं अपने 3 डिग्री कॉलेजों और एक इंटरमीडिएट कॉलेज के विकास में खर्च कर देता हूँ। निजी संपत्ति के नाम पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी हालत उस व्यक्ति की भांति है जिसे सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया हो। मैं महाराजगंज हूँ। आज का महाराजगंज 10 लाख इंसानों को अपनी आगोश में लेकर आगे बढ़ा जा रहा मैं आज अपनी स्थिति पर बहुत ज्यादा खुश नहीं, आंसू बहाने की स्थिति में भी नहीं। 2 लाख एकड़ की मेरी उर्वर भूमि आज हरे भरे खेतों से लहलहा रही है। सदियों से प्यासी मेरी धरती आज सदा बहती नहरों के पानी से अपनी प्यास बुझा रही है। अठारह 1815 में तहसील बना मैं आज 4 तहसीलों को अपनी आगोश में लेकर चल रहा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम लिख रहा हूं तो वह भगवान की बदौलत नहीं। मैंने भगवान को कभी नहीं देखा तो सिर्फ उस फौलादी इरादों वाले इंसान को जिसने जन्म तो मेरी जमीन पर नहीं लिया किंतु मरा मेरी गोद में, जिसने अपने लिए तो एक तिनका नहीं जोड़ा लेकिन मेरे सपनों के महल की नींव जरूर रख दी, जिसने अपने तन मन और आत्मा को मेरे नसीब के साथ जंजीरों में बांध दिया और सदा से सताई गई मेरी गरीब जनता की बनकर आया।
अबे ससुरा गोली कहाँ है? भरी है सरकार। सरकार, हमारी किस्मत में आपकी बंदूक से लेकर गोली लिखा गई। ऐसी क्या गलती की है हम सरकार? हमसे क्या गलती हो गई सरकार? हमसे क्या गलती हो गई? अबे राजकुमार कहाँ मर गया बे? आया मालिक। अबे तू तो कहता था इस बंदूकिया का निशाना ही सही नहीं है। एक ही बार में खोपड़ी उड़ गई साले की। सब आपके तेज के कमाल है मालिक, पत्ता तो हिलता नहीं आपकी मर्जी के बगैर। ये बंदूकिया से सुरी का चीज है। हे भगवान, कब तक देखते रहेंगे इस अत्याचार को? अब तो मुक्ति दिलाओ। तेरह जुलाई सन 1906 को बरेली के आंवला तहसील बलिया नामक गांव में जन्म हुआ उस मुक्तिदाता का, जिसे आगे चलकर महाराजगंज की जनता को अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाना था। शिबन लाल के माता का नाम शकुंतला देवी तथा पिता का नाम छोटेलाल सक्सेना था, जो पोस्ट मास्टर थे। इतिहास गवाह रहा है कि महान पुरुषों को आगे आने वाली कठिन परिस्थितियों से लड़ने के काबिल बनाने के लिए प्रकृति कदम कदम पर उनका इम्तिहान लेती रही है। शायद यही वजह रही थी कि शिबन लाल की मां का देहांत 7 साल की उम्र में ही हो गया। बालक शिबन लाल की यादों में मां की तस्वीर अभी ताजी ही थी कि उसके 1.5 साल बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। बालक शिबन लाल उनके छोटे भाई होरीलाल तथा उनकी छोटी बहन प्रेमवदा को अनाथ होने से बचाया उनके मामा दामोदर लाल ने, जो कानपुर में वकालत करते थे। दामोदर लाल ने उन 3 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली और शिबन लाल को उस काबिल बनाया कि वे अपने आने वाले मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। दामोदर लाल सक्सेना के द्वारा किए गए इस महान कार्य महाराजगंज हमेशा याद रखेगा। शिबन लाल ने अपने प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कानपुर से ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी दौरान देश में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। सन 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग जनरल डायर ने निहत्थी और निर्दोष जनता पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और न जाने कितने घायल हुए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में यह सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसकी वजह से पूरा भारत पहली बार एक साथ खड़ा हुआ और अंग्रेज सरकार को भारत की जनता की ताकत का एहसास हुआ। शिबन लाल शुरू से ही स्वराज आंदोलन में दिलचस्पी लेते थे और उस समय गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में पूरी तरह शामिल हुए, जब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने युवकों को ललकारा। जलियांवाले बाग में हुई सामूहिक नरसंहार की जितनी भी निंदा की जाए कम। कोई भी कौम इतनी क्रूर नहीं हो सकती जो इस तरह बेगुनाह इंसानों पर मौत का कहर बरसाए। लेकिन जलियांवाला बाग में मौत का तांडव हुआ है और इसके वजह से सैकड़ों लोग बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल बचता है,
कि हम कितने बहादुर या फिर कितने बुज़दिल हैं, जो हिंदुस्तान के मुंह पे पोती गई इस कालिक को हम पोष सकते हैं या नहीं। बंद कर दो पूरे कानपुर को कल, एक भी तख्ता न हिलने पाए। दिखा दो इन फिरंगियों को हिंदुस्तान के आवाम के ताकत को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद! अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद! भारत माता की जय! मुर्दाबाद! अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय, भारत माता की जय। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है। क्या नाम है? सिब्बन लाल सक्सेना, उम्र? 13 साल। भीड़ में क्या कर रहे थे? भारत माँ को आजाद कराने की कोशिश। भारत माँ आजाद हो गई? भारत माँ तो कब की आजाद हो गई होती अगर उनके आप जैसे बेटे ना होते। खामोश। बहुत मुश्किल है साहब, खामोशी को आप लोग बुज़दिली समझते हैं और हम भी साबित कर देंगे कि हम बुज़दिल नहीं हैं। बुज़दिल हो कि नहीं हो अभी पता चल जाएगा, पर बेवकूफ जरूर हो। अगर बुद्धिमान लोग आप जैसे होते हैं तो मैं बेवकूफ बनना ही पसंद करूंगा। भारत माता की जय! महात्मा गांधी जिंदाबाद! अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद! बंद कर दो इसे, हालात में एक रात जेल में रहेगा, अगले ठिकाने आ जाएगा। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में शिवमन लाल की ये पहली गिरफ्तारी उनके राजनीतिक जीवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी बन गई। उस समय शिवमन लाल की उम्र महज 13 साल की थी और वे प्राइमरी कक्षा के छात्र थे। मामा दामोदर सक्सेना ने इनकी शिक्षा का प्रबंध अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा किया, जिसका शिवमन लाल ने भी सही उपयोग किया और सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा कानपुर से पास करने के बाद शिवमन लाल उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए, जहां से उन्होंने 1928 में गणित व दर्शन शास्त्र से BA स्वर्ण पदक के साथ और 1930 में गणित से MA भी स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण किया। 1930 में शिवमन लाल सक्सेना अपनी कर्मभूमि महाराजगंज के करीब आ गए। जब उनकी नियुक्ति गणित के प्रवक्ता के तौर पर गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में हुई। चूंकि शिवमन लाल का झुकाव हमेशा से नेशनल मूवमेंट में रहा था और स्वभाव से वे किसानों और मजदूरों के साथ होते थे, यही वजह थी कि गोरखपुर में आते ही उनके दिमाग में यत्र तत्र बिखरे पड़े आंदोलन को एक सूत्र में बांधने का विचार आया। गोरखपुर में उन्होंने कारखाना मजदूरों को एक करना तथा उनके अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। यही वक्त था जब गांधी जी के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई। गांधी जी गोरखपुर में एक सभा कर रहे थे और गांधी जी ने उनकी काबिलियत को पहचाना और कांग्रेस में आने का न्योता दिया। शिवमन लाल ने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस की एक सभा में भाग लेने के लिए बनारस पहुंचे। सूचना मिली है कि गोरखपुर के तहसील महाराजगंज में वहां के जमींदारों ने राजबली नाम के किसान को जिंदा जलाकर मार डाला। महाराजगंज जहां
हथियारों के आतंक से किसान मजदूर पीड़ित हैं, पूरी तरह आतंकित। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ है। हुआ भी है सिर्फ बाढ़, और वहां की जनता इंतजार कर रही है कि कोई आए और हमें न्याय दिलाए। क्या इस सभा में ऐसा कोई नवयुवक है जो महाराजगंज जाए और वहां पे गरीब मजदूरों किसानों को न्याय दिला सके? मैं जाऊंगा बाबा, मैं महाराजगंज जाऊंगा। मुझे एहसास था कि तुम इस कठिन कार्य को अपने कंधे पर जरूर लोगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को अवश्य निभाओगे। लेकिन कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए हो सकता है उस समय तुम बिल्कुल अकेले हो। लक्ष्य यदि मजबूर जनता को न्याय दिलाना और भारत माँ को आजाद कराना, तो रास्तों पर फूल तो बिखरे नहीं होंगे बाबा। सिर्फ सोच लेने से काम पूरा नहीं हो जाता सिमरलाल। आने वाली कठिनाइयाँ रास्ते में जगह जगह तुम्हारे बीच में आएंगी, जहाँ तुम हो सकता है बिल्कुल अकेले हो। परीक्षार्थी चाहे सैकड़ों ही क्यों ना हो, परीक्षा भवन में हर एक विद्यार्थी अकेला होता है, और रहा सवाल पास होने में, तो आज तक सारी परीक्षाएं स्वर्ण पदक के साथ सजी हुई, चाहे वो पढ़ाई, खेल और कुश्ती का अखाड़ा ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि तुम मेधावी विद्यार्थी रहे, लेकिन इतना याद रखना कि कंचन कामनी से दूर रहकर, इतना ही नहीं आजीवन अविवाहित रहकर काम करना होगा। क्या तुम मुझे इस बात का वचन दे सकते हो? मैं वचन देता हूँ कि भारत माता की सेवा के लिए मैं शिवलाल आजीवन अविवाहित हूँ। शिवलाल ने बापू को दिए हुए अपने वचन को जीवन भर निभाया और आजीवन अविवाहित ही रहे। शिवलाल ने प्रवक्ता के पद से सन 1932 में इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से महाराजगंज जाकर यहाँ के किसानों और मजदूरों की सेवा करने लगे। शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों में जागरण करने के लिए उन्होंने गांव स्तर पर पार्टी का संगठन खड़ा किया, किसानों को उनकी जमीन के बारे में जागरूक किया, उन्हें बताया कि वे सारी जमीनें उनकी हैं जिनको वे जोतते हैं। किसानों को उनकी जमीनों पर कानूनी अधिकार दिलाने के लिए शिवलाल ने 1937 से लेकर 1940 तक लगातार आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार को गंडेविया बंदोबस्त लागू करना पड़ा, जिसके तहत तत्कालीन 1,25,000 एकड़ जमीन उनके जोतने वाले किसानों के अधिकार में आ गई। यही वजह थी कि शिवलाल उस समय जमींदारों के दुश्मन नंबर 1 बनकर उभरे, जिससे जमींदारों को अपनी सत्ता के लिए बाहर से आया हुआ एक दुश्मन नजर आने लगा और वे उनके लिए तरह तरह से उपाय करने लगे। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, क्या वजह थी कि शिवलाल उस समय उन खतरनाक जमींदारों से लड़ने के लिए तैयार हो गए और अंग्रेजी सरकार के साथ साथ जमींदारों के नाक में भी दम कर दिया। भारत माँ की सेवा करने का जज्बा ही मात्र एक वजह नहीं थी जिससे शिवलाल इस पिछड़े क्षेत्र में मसीहा बनकर उभरे। अगर चने चबाने हैं तो दांत मजबूत होने ही चाहिए, वरना चने का स्वाद लेने से पहले दांतों के दर्द का इलाज कराना पड़ेगा। पेशे से एक अध्यापक होने के बावजूद शिवलाल सक्सेना का शरीर पहलवानों जैसा था। उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है। खेल और व्यायाम को वह बहुत महत्व देते थे और स्वयं विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। इसके साथ साथ वे कुश्ती के भी चैंपियन थे। ये वजह थी कि यहाँ आने के बाद वह किसी से डरे नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो आवश्यक बल का भी प्रयोग करवाया। एक तरफ तो अंग्रेज सरकार इनसे परेशान थी
तो दूसरी ओर जमींदार भी इनके विरुद्ध साजिशों को अंजाम देने में मशगूल थे। मेरे किसान और मजदूर भाइयों, माँ अपने बेटे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि वो रोता नहीं। कहने का मतलब ये है, आपको अपनी जरूरत की चीजें सिर्फ दो तरीकों से मिल सकती हैं, या तो मांगिए या फिर छीनिए। मांगने से ना ये अंग्रेज सरकार कुछ दे सकती है, ना ये जालिम जमींदार। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है छीनने का, हमारा घर, हमारी इज्जत, हमारी जमीन और हमारी आजादी। हमें हमारी जमीन चाहिए, हमें हमारी आजादी चाहिए। भारत माता की। आज से बनवा को नहीं छोड़ना है। जमींदार साहब हम सबको इनाम देंगे। तुम सही कह रहे हो। पहाड़ के नीचे। पहाड़ तो हम जैसे योद्धा है मुखिया, और ऊंट तुम जैसे नमक हराम। वह तो वक्त ही बताएगा। सबसे पहले साहब को तो आने दो, तुम्हारी गिरफ्तारी का सौदा जो करना है। कोई सौदा नहीं होगा मुखिया। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचानते मुखिया। तुम भी हमें नहीं पहचान रहे हो? तुम जैसे चूहों को पहचानना हम अपनी तौहीन समझते हैं। यहाँ किस लिए आए हो? सिब्बल लाल को हमारे हवाले कर दो। हरपुर महंत महेंद्र नाथ जी ने सिब्बल लाल को याद किया है। हरपुर महंत कौन है हमसे सिब्बल लाल को मांगने वाला? हरपुर महंत तुम जैसे मच्छरों के लिए एक नीम का धुआं है। जल्दी करो, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर मैं इनकार कर दूं तो? इनकार कर दो या फिर इनकार कर रहा हो? हाँ, इनकार कर रहा हूँ। हरपुर महंत ने शिवमल लाल को अंग्रेज सरकार के हवाले कर दिया, जहां पर तत्कालीन कलेक्टर एमडी मास ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। फौरी तौर पर शिवमल लाल को फांसी की कालकोठरी में 26 महीने तक रखा गया और ना जाने उन्हें कितनी यातनाएं दी गई।
शिवलाल को यकीनन फांसी हो जाती अगर ये घटना ना घटी होती जिसने महाराजगंज की किस्मत को रूठने से बचा लिया। गोरखपुर के डीएम एमटी मॉस ने नैनीताल में रहने वाली अपनी पत्नी के लिए एक पत्र लिखा। यह वही पत्र था जिसे मास ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। पत्र में मास ने शिवलाल के बारे में सच्चाई लिखी थी और उन्हें अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा बताया था। इसके साथ ही साथ मास ने शिवलाल को ढेर सारी गालियां दी थी और कहा था कि उसके मरने के बाद वह आराम से सो सकेगा। फाइनल हियरिंग से पहले शिवलाल ने वह पत्र जज के सामने रख दिया, जिसकी वजह से उनकी फांसी की सजा टल सकी। हालांकि उनकी फांसी की सजा टलवाने के लिए महाराजगंज जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भी नहीं भुला सकता, जिन्होंने प्रिवी काउंसिल से उनकी रिहाई की अपील की थी। खैर जो भी हो, 26 महीने की सख्त सजा के बाद शिवलाल रिहा होकर महाराजगंज आए और यहाँ की जनता ने उनका विजेता की तरह सम्मान किया। रिहा होने के बाद शिवलाल भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय हो गए और महाराजगंज की जनता को इसमें शामिल किया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आइए नजर डालें उन महत्वपूर्ण कार्यों पर जो शिवलाल सक्सेना ने महाराजगंज के लिए किया। सबसे पहले शिवलाल ने ही महाराजगंज की जनता को एकजुट खड़े होकर जमींदारों के खिलाफ उठना सिखाया। महाराजगंज के चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों को, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, उनको शिवलाल ने मालिकों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। 1931 में शिवलाल ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसके आंदोलनों की वजह से केंद्रीय सरकार को गन्ना एक्ट बनाना पड़ा। शिवलाल ने तत्कालीन समय में गन्ने का समर्थन मूल्य 2 आने प्रति मन से 5 आने प्रति मन करवाया, जिसकी वजह से गन्ना किसानों के जीवन में खुशियों की सौगात आई। 1937 से लेकर 1940 तक का समय शिवलाल का स्वर्ण काल था, जब सरकार को उनके आंदोलनों की वजह से गनरेविया बंदोबस्त लागू करना पड़ा। तत्कालीन अखबारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का लेनिन कहकर उनको संबोधित किया। शिवलाल को पता था कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यहाँ की अशिक्षा है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने महाराजगंज में 1940 में पहला स्कूल अपने राजनीतिक जीवन के प्रथम गुरु के नाम पर पढ़ा, जिसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक स्कूल था। स्कूल का शिलान्यास खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद 13 मार्च 1965 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पहला डिग्री कॉलेज खोला, जिसका शिलान्यास लाल बहादुर शास्त्री ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का उनका सिलसिला यही नहीं रुका और 24 मार्च 1972 में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर फरिंदा में दूसरा डिग्री कॉलेज खोला। शिवलाल द्वारा महाराजगंज में खोला गया अंतिम डिग्री कॉलेज 3 फरवरी 1976 में सिसवा के बेसुखोर में खोला गया, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता और मामा के नाम पर श्री छोटेलाल दामोदर प्रसाद स्मारक डिग्री कॉलेज रखा। कॉलेज का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी ने किया था।
जिस महाराजगंज को रेलवे से जोड़ने के लिए नेता आज भी सफल नहीं हो पाए। उसकी मांग शिवबल लाल ने 1946 में ही कर दी थी। उस समय तक ये पूरा क्षेत्र गंडक और नारायणी नदियों की बाढ़ से तबाह था। इसे दूर करने के लिए शिवबल लाल ने 1956 में संसद के सामने 28 दिनों तक अनशन किया और सरकार को उनकी बात मानकर इन नदियों पर बांध बनाकर नहरों का जाल इस पूरे क्षेत्र में बिछाना पड़ा और सूखे बाढ़ से त्रस्त यहाँ की धरती सोना उगलने लगी। 1971 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन योजना के लिए सरकार पर दबाव डाला, जिसकी वजह से फ्रीडम फाइटर्स बिल पास हुआ और इन लोगों को पेंशन देना मंजूर हुआ। 1946 में शिवबल लाल संविधान निर्माण समिति के सदस्य चुने गए और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के पश्चात शिवबल लाल महाराजगंज के प्रथम सांसद बने और कुल मिलाजुलाकर 3 बार सांसद हुए। इस समय हम अमरनाथ मिश्र जी के घर पर उपस्थित हैं, जो सत्यानंद जी के क्रांति के दिनों से लेकर काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहे। नमस्कार सर। मिश्रा जी, आप काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहे, ऐसे में उनके व्यक्तित्व के बारे में 2 शब्द बताओ। शिवबल लाल जी बहुत बोल्ड आदमी थे, डरते किसी से नहीं थे, डरते नहीं थे। जमींदारों का यहाँ बहुत जुल्म था। जमींदार एकदम बहुत ज़बरदस्त जुल्म करते थे। किसानों को छप्पर पिटवाते थे, उनके कारिंदा लौकी वसूल करते थे, उनके कारिंदा कोहड़ा ले जाते थे। तो बहुत अन्याय हरी बेगारी चलती थी। तो किसानों से शिवबल लाल जी क्या कहते थे, देखो तुम खेत की मेड़ पर डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, हरगिज 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 मत छोड़ना। इस समय हम लोग डॉक्टर एस.के. वर्मा जी के क्लिनिक पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब ने कई बार सत्यानंद जी का इलाज किया, तो आइए सत्यानंद जी के विषय में डॉक्टर साहब के विचारों से अवगत होता है। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, सक्सेना जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? सक्सेना जी से मेरी पहली मुलाकात 1979 में हुई। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रोफेसर शिवबल लाल सक्सेना जी डायबिटीज़ के पेशेंट थे, मधुमेह के रोगी थे और इसी दरमियान उनको कमर के ऊपर एक फोड़ा हो गया था और उसी फोड़े के इलाज के सिलसिले में हमारी मुलाकात प्रोफेसर शिवबल लाल सक्सेना जी से हुई। एक चिकित्सक के रूप में सक्सेना जी और आम आदमी में कितना फर्क पाते हैं आप? लेकिन अगर मैं एक महामानव के रूप में उनको देखूं तो मुझे लगता है कि वो एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। लेकिन मैंने एक बात और साथ ही देखी कि वो कोड और कंडक्ट के लिए बहुत ही सचेत रहते थे। कौन सा व्यक्ति है, उसको किस तरह से आदर देना है, किसको किस तरह से बुलाना है, किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको
समाज में जो डेकोरम है उसका पूरा तरह अनुपालन हो, इसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। आपकी नज़र में ससानी जी के जाने के 25 सालों बाद महाराजगंज कहाँ खड़ा है? मेरी नज़र में महाराजगंज सक्सेना जी के जाने के बाद 25 सालों में बहुत आगे गया है। बहुत सारी तरक्कियां हुई हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ पैदा हुई महाराजगंज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराजगंज की जनसंख्या बहुत कम थी, वो काफ़ी आगे बढ़ी है। महाराजगंज में सड़कें भी इस किस्म से नहीं थी जैसी आज है। ससानी जी का इच्छा था कि अपने पिताजी और मामा के नाम से बनाए हुए कॉलेज में अपने आखिरी समय बिताने का। यह वही तख्ता है जिसमें उन्होंने अपने आखिरी 5 साल बिताए। बड़ा महान व्यक्ति थे, उनके अंदर किसी का कोई डर और भय नहीं था। वो बहुत बोल्ड किस्म के आदमी थे, वो किसी से डरते नहीं थे। चाहे वो कोई हो, मुख्यमंत्री हो या कलेक्टर हो, वो किसी के सामने न झुकते थे न किसी से वो डरते थे। आज 2011 में जब मैं अपने ऊपर नजर डालता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि शिवलाल के जिस नेतृत्व में मैंने विकास के रास्ते पर दौड़ते हुए कदम बढ़ाया था, वे कदम आज धीमे हो गए हैं। महाराजगंज के विकास कार्यों में एक जंग सी लग गई है और सरकार बदलने के अलावा यहाँ बहुत से बदलाव होने बाकी हैं। महाराजगंज को रेलवे लाइन से जोड़ने का शिवलाल का सपना आज भी अधूरा है। अधिक जनसंख्या की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ विकास की और भी ज्यादा जरूरत है। औद्योगिकरण के मामले में मेरे विकास को और तेज गति की आवश्यकता है। सबसे अधिक जरूरत बिजली और परिवहन व्यवस्था को और दुरुस्त करने की है, क्योंकि ये क्षेत्र विकास के सबसे जरूरी अंग हैं। मेरी जनता के रोजगार के लिए पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाने की जरूरत है, जिससे ये सम्मान से जीवन यापन कर सकें। महाराजगंज को भारत के नक्शे पर दिखाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है और पूर्वांचल के बाहर इसे जानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। कहना बहुत है, लेकिन आज मैं उनको गिनाऊंगा नहीं, बल्कि उस महान व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे कम से कम इस स्थिति में लाकर तो खड़ा किया। शिवलाल ने अपने छोटे से जीवन काल में जो मेरी सेवा की, उसे मैं अपना नाम रहने तक नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन शरीर के बारे में मैं क्या, भगवान भी विवश हो जाते हैं, क्योंकि शरीर नश्वर है। जो धरती पर आया उसे जाना ही है, यह प्रकृति का नियम है, जिसके फलस्वरूप मेरे सच्चे सेवक शिवलाल को 20 अक्टूबर 1985 में भगवान ने अपनी सेवा करने के लिए बुला लिया। उनकी समाधि उनके कर्मस्थली के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज के प्रांगण में मेरी ही गोद में बनाई गई, और तभी से मैं उस विराट पुरुष को अपनी गोद में लेकर उसके द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्यार कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अपनी सूनी आंखों से रास्ता देख रहा हूँ दूसरे शिवलाल सक्सेना की।